कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6 होता है सर उसका। हम्म। और मास होता है सर 12। हम्म। ये सर एक फ्यूल है सर जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारे हीट जनरेट के लिए इस्तेमाल कार्बन होता है। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन कंटेनिंग का जो एलिमेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम फ्यूल के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यस सर, कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक, एलिमेंट। तो हाँ, तो ये सब चीज पता है, तो इसको यही सब चीज तो है, हम कुछ और थोड़ी पूछ रहे हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं पूछ रहे हैं कि वो है। ये चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन हेजिटेशन हम में इतना होता है कि हम बता नहीं पाते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कहीं गलत हो गया तब। तो गलत होगा तभी तो सही भी होगा। हेजिटेट नहीं करना होता है इन सब चीजों में। जब बताएंगे नहीं तो आगे कंपीट कैसे कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएंगे दूसरे से। तो कमजोरी और स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट, ये सब, इन सब बातों को लेकर उतना टेंशन नहीं लेते हैं इनको। आप, हम तो जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जनरल आपसे पूछ रहे हैं कि कार्बन के बारे में क्या जानते हैं। कोई ये भी जान सकता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 6 से होते हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नेचुरल इलेक्ट्रॉन, डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो ये सब भी बता सकते हैं। जो भी आप कार्बन के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन का जो है 4 उसका वैलेंसी होता है, यानी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में। यानी मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, इसके बाहरी उसमें ऑर्बिट में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, अब 1-2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां तो इसका अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो इतना लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना या उसको किसी को डोनेट करना पॉसिबल नहीं। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो इसके साथ बस एक ही रास्ता बचता है कि ये या तो किसी से शेयर कर ले। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर जो कंपाउंड इसके होते हैं वो शेयर्ड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड ये ज्यादातर बनाता है और वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ। तो सबसे मेन चीज हो गया ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक, दूसरा चीज है कि लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है। जैसे ये देखे होंगे आप बहुत सारे कंपाउंड, इसमें सी, SSC, सी, यानी कार्बन कार्बन क्या है, एटम जुड़ते चला गया। इस तरीके से क्या होता है, वो जुड़ते चला जाता है। तो ये लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड बना सकता है। यानी इसके जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो है लंबे लंबे चेन का क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। दूसरा चीज है ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन कर सकते हैं या 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इससे क्या मतलब है कि ये 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी टेट्रावैलेंसी शो करेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। तो ये 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम से अगर कंबाइन कर लेता है तो वहां पे ये बनाता है मीथेन। सिंगल कार्बन एटम अगर है तो उसका हम लोग अगर ये 4 डिफरेंट उससे कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन से, इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। अब ये देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड ये हुआ आपका, एक दूसरा बॉन्ड ये हुआ, तीसरा बॉन्ड ये हुआ और ये चौथा बॉन्ड। अगर यहीं से एक हाइड्रोजन हट जाता है और सेम कार्बन जो है यही स्ट्रक्चर
इधर भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो सकता है, ये लगातार जुड़ते हुए चला जा सकता है और बॉन्डिंग बना सकता है इस तरीके से। तो ये क्या किया, एक लॉन्ग चेन बना दिया। तो इसमें अब इसके भी बॉन्डिंग को भी क्लासिफाई किया गया है दो स्तर पे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। देखिए इसमें एक जो होगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड, एंड दूसरा जो होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सैचुरेटेड में होगा ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें कंबाइन, उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इसमें दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, एक तो सिंगल और एक डबल। जैसे इसको चेक करते हैं, H H, जितने ये जो आपको बॉन्डिंग है सब जगह H कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे देखिए दो कार्बन हुए, ठीक, और 1 2 3 4 5 6, आपका 6 हो गया हाइड्रोजन। तो दो कार्बन के कारण इसका नाम जो होगा वो होगा इथ, ठीक है। और इसके बीच में यह सैचुरेटेड फॉर्म है, इसलिए इसका नाम होगा ANE, इथेन। तो जितने भी सैचुरेटेड होंगे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे उसके आगे जुड़ेगा ANE, ये वो। अनसैचुरेटेड होगा, ये गलत लिखा हुआ है, 2 और 3 डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें जो भी नंबर होता है कार्बन नंबर, उसके आगे जो जुड़ेगा वो होगा ENE, इन, और YNE जुड़ेगा कब, जब 3 कार्बन, जब एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें कम से कम होगा। तो ये तो उसका नोमेनक्लेचर है। अगर एक कार्बन होगा उसमें तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, इसी तरह जब 4 कार्बन होगा। हाँ, नोमेनक्लेचर आता है क्या? नोमेनक्लेचर आता नहीं, लेकिन ये नाम जैसे आपको पॉलीमर जो पढ़ना है, ये पॉलीमर कार्बन कंपाउंड वगैरह का है और इस पे आपको नाम वगैरह कार्बन कंपाउंड का लिखने में हेल्प होगा। मोनोमर जो होता है वो मोनोमर के बारे में आपको मोनोमर का तो नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो थोड़ा मतलब बिगनिंग से अच्छा से बता दीजिएगा, 10th में उतना ठीक से सीखे नहीं थे। अच्छा ठीक है, वही बता रहे हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, ये जो आपको बता रहे हैं कार्बन का केवल नोमेनक्लेचर बता रहे हैं, ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक चीज जो है वो हम केवल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें ताकि आप मोनोमर वगैरह का जो नाम दिया रहता है उस नाम को कैसे, उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि ये इसका नाम क्या है, चाहे इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 अगर कार्बन होगा तो ये होगा ब्यूट, सुने भी होंगे ब्यूटेन, प्रोपेन। अगर 5 होगा तो पेन, 6 का बताइए, 6 होगा तो क्या बोलेंगे उसको, हेक्स। बिल्कुल सही है, हेक्स। 7 होगा तो हेप्ट। हेप्ट। 8 तो ऑक्ट। ऑक्टेन। ऑक्ट। बाकी उसमें ANE, ENE और YNE उसके बॉन्ड के आधार पे हम लोग लगाएंगे। ऑक्टेन हो गया, ऑक्टीन हो गया या ऑक्टाइन हो गया। और ये नॉन
और 10 होगा तो डेक। ठीक, तो अब ये देखिए, जब ये सैचुरेटेड होगा यानी सबके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो वहां पे क्या आएगा, हर जगह ANE, ANE। जैसे ANE, प्रोपेन ANE, ब्यूटेन, ब्यूट के आगे ANE, ऐसे ही पेंटेन। तो जैसे मान लीजिए आपको बोलता है पेंटेन ही होगा, तो पेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, पांचों के पांचों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा आपस में। बाकी जितना स्पेस बच जाता है हर जगह आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मीथेन इथेन और इस सब का कुछ फॉर्मूला होता है याद नहीं? हाँ, जैसे मीथेन हो गया तो मीथेन में कितना कार्बन है, एक। हाँ, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन आप लिखिए और इससे जितने हैं वो सब पे हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिए, ये आपका हो गया मीथेन। तो इसको आप क्या फॉर्मूला के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर डायग्राम मान लीजिए हमने बना दिया, फॉर्मूला के तौर पे एक कार्बन और CH4। ठीक, उसी तरह जो इथेन है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C2, 2 कार्बन होंगे इसमें और H कितना होगा, 6। क्यों, देखिए दोनों के साथ 3-3 जो है हाइड्रोजन जुड़े होंगे दोनों साइड। जैसे यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं, इतना ही को हम कंसीडर करते हैं। ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना? यस सर। तो जितना मतलब ANE वाला है उसका फॉर्मूला CnH2n+2 हो जाएगा। हाँ, वही चीज बता रहे हैं कि 3 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो इससे हमारा जनरल फॉर्मूला एक आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला जो आपका होगा वो हो जाएगा CnH2n+2। हाँ ठीक, ये किसके लिए होगा, जितने ANE वाले होंगे। और अगर ENE यानी डबल बॉन्ड एक होगा तो क्या होगा, बस क्या कीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, CnH2n। अगर 3 बॉन्ड वाला होगा YNE तो इसमें से कितना करना है, माइनस 2 हाइड्रोजन और माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n-2। ठीक है, तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। तो कुछ कुछ जैसा होता है ना कि आपको कंपाउंड हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके, तो वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है लेकिन वो डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे उसमें ब्रांच जुड़ जाएगा, उसमें क्या होगा कि अलग अलग उसका कोई जैसे ब्रांचिंग हो गया तो एक से ज्यादा ब्रांच हो गया, कार्बन चेन वही है लेकिन उसमें ब्रांचेज के साथ आपको कार्बन दूसरे जुड़ गए या दूसरे कार्बन ग्रुप ब्रांचेज के साथ जुड़ गए हैं। तो उन सब चीजों से क्या होता है कि उसका फॉर्मूला तो सेम हो जाता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। वो एक दूसरे का फॉर्मूला वाइज सेम है, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर जो है और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो अलग अलग है। सर हाँ, वाई मतलब जब वाई एन ई वाला में CnH2n-2 है तो C1H0 हो जाएगा ना। ये वन वन वाला नहीं आता उसमें। ओके सर, वन के अगर वन कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कैसे उसमें? कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ सर, 2 कार्बन चाहिए। हाँ, तो 2 कार्बन वहां पे चाहिए। ठीक है, तो वन के मीथेन ही होता है, मिथीन नहीं होता है और ना ही मिथाइन होता है, ओनली मीथेन होता है। ठीक, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को 2 उस कैटेगरी में बांटते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वाले में क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर इन सिंगल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जो सैचुरेटेड वाले में, अनसैचुरेटेड वाले में क्या होगा, वहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कम से कम एक या एक से ज्यादा भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो उनका नाम जो है कार्बन चेन के हिसाब से देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, उसी के हिसाब से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ये इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब क्या होता है कि कहीं कहीं पे ब्रांचिंग इनमें हो जाता है। जैसे एक ये देखते हैं सी सी और सी, यहां पे देखिए बस हाइड्रोजन को हमने ड्रॉ नहीं किया। यहां पे अगर हम वो करेंगे तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना लॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कौन सा है। तो हम या तो यहां से ले नंबरिंग करें 1 2 3, या यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, दोनों हर तरफ से वही 3 आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन कितना हो गया, चेन 3। ठीक, उसके बाद ये नंबरिंग हम इस तरीके से करते हैं कि जो इस पे जो सब ग्रुप है, जो ब्रांच है, वो ब्रांच लोएस्ट नंबर पे आए। तो हम इधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करें, या इधर से नंबरिंग करें, इस कार्बन चेन में हर तरफ से ये ब्रांचिंग कहां आएगा, 2 पे ही आएगा, इक्वल पे। तो उसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके ब्रांचिंग वगैरह में। तो क्या करेंगे, और जो यहां ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उस ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं YL से। जैसे यहां पे मान लीजिए बाकी 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 2 2, क्यों, क्योंकि सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन चेन पे ये जुड़ा हुआ है, मिथाइल। टू मिथाइल 3 कार्बन है, 3 कार्बन चेन है, तो 3 कार्बन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन। तो और सबके बीच में क्या सिंगल वो है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, 3 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, तो अब एक और देख लेते हैं, कम से कम ये चीज इतना पता होना चाहिए। सी सी सी, अब यहां पे देखिए 4 है, एक कार्बन यहां जोड़ देते हैं, एक कार्बन यहां भी जोड़ देते हैं। अब देखिए अब इसको नंबरिंग करना है, 1 2 3। अब 4 नंबर हम इसको दें, 4 नंबर इसको दें, या 4 नंबर इसको दें, तीनों एक ही बात। सबसे लंबा चेन
4 कार्बन का ही बनेगा। एक इसको नंबरिंग करने का ये तरीका है। दूसरा कि हम इस साइड से नंबरिंग करें, जैसे 1 2 3 या 4। दोनों तरफ से जो नंबरिंग किया गया है, तो यहां पे देखिए 2 कार्बन जो हैं वो इसमें क्या है, ब्रांच में है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो किस तरह के नंबरिंग से, किस टाइप के नंबरिंग से ये लोवेस्ट पोजीशन पे है बाय द नंबर ऑफ कार्बन, ये दोनों ब्रांच किस तरह के नंबरिंग से लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहा है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, सही है। तो चलिए यही वाला हम लोगों करेंगे। सर 2 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं, बता रहे हैं 2 थोड़ा सा मिथाइल ब्यूटेन। 2 कॉमा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। डाई मिथाइल। हाँ डाई मिथाइल, हाँ सही। हाँ, डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो 4 है तो ब्यूटेन। ठीक है, इतना बेसिक तो समझ गए। 2 समझ में आया। 2 इसलिए कि 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल यहां लिखे हैं ना, देखो डाई मिथाइल, हाँ सर। ये डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल का मतलब क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, एक 2 पे और दूसरा भी 2। तो ये दोनों का पोजीशन है कि किस पोजीशन, किस कार्बन एटम पे ये अटैच है। तो 2 पे सेकेंड पोजीशन, जो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम है चेन में, उस पे ये दोनों अटैच है। ठीक सर हाँ, अगर फिर ऊपर वाला कार्बन में और एक बॉन्ड रहता तो? ऊपर वाला कार्बन में एक और बॉन्ड रहता तो मान लीजिए यहाँ पे एक और कार्बन बॉन्ड लगा देते हैं इस तरीके से, यस सर। तो फिर आपका चेन का साइज चेंज हो जाता। यस सर। यहाँ देखिए लेफ्ट टू राइट बता रहे हैं। तब यहाँ पे देखिए, अब जो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर दूसरा नंबरिंग ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से हम करेंगे तो वहां पे क्या था, ये पोजीशन बीच में ही आएगा नंबर 3 and 3। तो वही चीज हम लिख देंगे 3 3। दोनों बगल में कौन सा ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल। ब्यूटेन। कितने होगा, लॉन्गेस्ट चेन कितना हो गया, 5। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो क्या हो गया, पेंटेन। पेंटेन। सर मतलब जो कार्बन के साथ जो लॉन्गेस्ट चेन अटैच रहता है उसी को लिखना है पहले ना? हाँ, उसी कार्बन को लेंगे। जो पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी कंपाउंड हमारा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस मतलब कंपोजिशन से सबसे लंबा वाला कार्बन चेन को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। कौन सा पॉसिबल वे हम इस्तेमाल करेंगे कि कार्बन चेन सबसे लंबा होना चाहिए। उसके बाद अब हम दूसरा वो करेंगे
कि उस पे जो ब्रांचिंग है वो लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे होना चाहिए, यानी नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे कि वो जो ब्रांचिंग में जो कार्बन अटैच हो वो लोवेस्ट नंबर पे पड़े। इसमें थोड़ा अब और कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो अब बहुत सारा रूल है और बहुत एक्सपेंड होते जाएगा, लेकिन इतना कम से कम हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है सर, और शुरू तो में वहां जो 3 लिखे हैं उसको किस तरह से लिखना है? उसको आपको इस तरीके से लिखना है कि ये जो दोनों ब्रांच है, ये देखिए ये ब्रांच, ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये लोवेस्ट नंबर पे आए। अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पे जुड़ा होता इस जगह पे, तो हम इसको फिर ये वाला नंबरिंग पैटर्न सुटेबल रहता हमारे लिए। अगर ये यहाँ पे जुड़ा रहता तो ये वाला नंबरिंग पैटर्न हमारे लिए सुटेबल रहता, लेकिन ये ऐसे पोजीशन पे है कि हम इधर से नंबर दें या इधर से नंबर दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप किधर से भी इसका नंबरिंग कर सकते हैं। समझे? तो इसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट जो ब्रांचिंग है वो नाम से ही उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये डिपेंड कर। जैसे यहाँ पे देखिए 3,3 पेंटेन लिखा हुआ, तो पेंटेन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 कार्बन वो हो गया। अब बोल रहा है कि 3,3 डाईमिथाइल, 3 पे डाईमिथाइल है, 1 2 3, अब यहां पे डाईमिथाइल डाल दीजिए। अब बाकी जितना भी बच गया सबको हाइड्रोजन से भर दीजिए, हो गया। समझे? यस सर। तो ये तो था इतना सा हमारा जो अभी 10th से, ठीक है। 10th से अभी और कुछ था, थोड़ा नोमेनक्लेचर वगैरह में थोड़ा और एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन उतना सारा हम लोग को पढ़ना नहीं, हम लोग को बस पॉलीमर का भी बेसिक पढ़ना है, पूरा पॉलीमर भी नहीं पढ़ना है। पॉलीमर में जो हमारा यूटिलाइजेशन का पॉलीमर है, ये ऐसे भी इसको डाला गया है कि ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल के चैप्टर में, यानी वैसे मटेरियल्स के बारे में इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा या सर्विसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो इस्तेमाल हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या है बनाते हैं। तो इसमें जैसे पीवीसी होता है, थर्मोप्लास्टिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिंग वगैरह जो होता है, नाइलॉन होता है, कुछ फाइबर्स होते हैं, उनका क्या है कि हमारा इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन बहुत सारा है और हम लोग इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन उनका करते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट उनको मतलब इस तरह से मैनेज भी करना होता है ताकि ये जो है आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करें। यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये नहीं कि एक्सटेंड हो जाए या ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इनके कारण होने लगे। तो इन सब चीजों को बहुत जगह आप देखे होइएगा कि पॉलीथीन वगैरह बैन कर दिया गया है कि आप पॉलीथीन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके जगह पे हम लोग बहुत मतलब सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ रहे हैं कि किस तरह का सब्स्टिट्यूट हम उसके लिए लाएं, क्योंकि ये जो है सिंथेटिक जो पॉलीथीन वगैरह है ये सिंथेटिक मटेरियल है, यानी इनको बनाया जाता है जिनका पहले से नेचर में जो डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिसके कारण इनको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम इनको धीरे धीरे अवॉइड करते हैं और वैसे पॉलीमर्स डेवलप करना चाहते हैं या वैसे हम जो लॉन्ग चेन कंपाउंड वगैरह वगैरह डेवलप करना चाहते हैं जो इजिली बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको आसानी से क्या करे डिकम्पोज कर दे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में। तो जिस तरह जैसे हम लोग बायो वगैरह में पढ़े होइएगा, सेल जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारे बॉडी का, वैसे ही यहाँ पे हम लोग उसके तरह नाम देते हैं मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स जो है
वो स्ट्रक्चरल यूनिट है आपका पॉलीमर्स का। यानी हम मोनोमर्स को अरेंज करते जाएंगे इन सम सीक्वेंस, तो वो क्या होगा, एक पॉलीमर का रूप ले लेगा और वो पॉलीमर्स के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। उतना सारा लंबा चेन या उतना सारा लंबा वो क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला हम पॉलीमर्स का नहीं लिख सकते कि कितने सारे मोनोमर्स से मिलके हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोमर्स आर अटैच्ड इन दिस पॉलीमर, ये हम नहीं लिख सकते। तो क्या करते हैं, हम उसका बेसिक यूनिट लिखते हैं, जिस यूनिट से वो मिलके यानी रिपीटेडली उस यूनिट को ज्वाइन करेंगे एक के बाद एक के बाद एक, तो वो क्या होगा, वो एक पॉलीमर में डेवलप हो जाएगा और उस पॉलीमर को एक पॉलीमर को वो रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो क्या होता है, ये मोनोमर जो है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो कि उस होल पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है। इनको क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से उस मोनोमर को ब्रैकेट में वो करके यहाँ पे, और उसका जितना भी यूनिट अगर वो लगाना है लगा हुआ है n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये मोनोमर क्या होगा, उसके साथ ज्वाइन होते जाएगा, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से तीसरे मोनोमर से, इस तरह से ज्वाइन होते 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 क्या वो पॉलीमर्स में डेवलप हो जाएगा। तो ये पॉलीमर्स क्या होगा, ये जो होगा लिंकेज ऑफ यानी कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, लार्ज स्केल पे उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट एक दूसरे से अटैच करके बनाते रहते हैं। तो इसमें दोनों तरह के होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं और कुछ नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल का कुछ नाम या कुछ एग्जाम्पल आप लोग दे पाएंगे? कुछ नेचुरल पॉलीमर्स को के नाम आप बता सकते हैं? प्रोटीन का नाम सुने हैं? प्रोटीन का नाम कोई नहीं सुना है? सुने हैं सर। यस सर। अच्छा, तो प्रोटीन के मोनोमर को हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एमिनो एसिड से जुड़ जुड़ के एक दूसरे से कंबाइन हो के डेवलप हुए रहता है, ठीक। तो जितने भी ये आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर ग्लूकोज, ये सुक्रोज, स्टार्च वगैरह वगैरह जो भी ये कंपाउंड जिससे हम लोग क्या करते हैं एनर्जी एक्वायर करते हैं, ये क्या होता है कि ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या लॉन्ग चेन कार्बन का पॉलीमर्स होते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग यूटिलाइज करते हैं और उनको हमारा जो ऑर्गन्स है या हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इन सब के थ्रू क्या करते हैं हम उसको स्मॉलर छोटे छोटे उसमें ब्रेक करते हैं और उनसे जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग एक्वायर करते हैं या उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारे जो है स्टार्च वगैरह जो है, सुक्रोज वगैरह जो है, प्रोटीन्स वगैरह जो है, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो कि ये जो हमारे आप जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूसर हैं, वो इनको बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, आपका ट्रीज वगैरह हो गया, ये क्या करता है, ये प्रोटीन वगैरह इन सबको कंस्ट्रक्ट करता है, इस पॉलीमर को बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस या बाय सब अदर मीन, इसको डेवलप करता है। जैसे एक अमीनो एसिड को आप लेंगे तो अमीनो एसिड का जो बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरीके का, H, यहाँ पे ये लिखा हुआ R और ये NH2। ठीक है, यहाँ पे अलग और कार्बन चेन हो सकता है, कोई भी कार्बन स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये उसका हो गया क्या, ये पूरा का पूरा ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अमीनो एसिड के R
ग्रुप वेरिएंट को। ठीक है, तो ये मोनोमर है। बाकी इसमें और भी कंपाउंड अटैच होंगे, ये होगा, लेकिन ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड प्रोटीन का ये मोनोमर है। तो ये जो R जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, और ये लॉन्ग चेन भी हो सकता है। तो इसको ये जो है ये यूनिट जुड़ जुड़ के एक दूसरे से कंबाइन होकर आपको क्या एक प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको बनाता है, जो कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं और फर्दर वो आगे जाके जो हमारे बॉडी वगैरह में इनको जाके ब्रेक किया जाता है और वहां से हम लोग एनर्जी एक्वायर करते हैं। तो ये मोनोमर एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं, तो चूंकि ये कार्बन कंपाउंड होते हैं, क्योंकि कार्बन के बिना लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन चूंकि एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो पाता है, और यही कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है या कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनके लॉन्ग चेन डेवलप होने के पीछे रीजन है, और इसी से जो है एक लॉन्ग चेन कंपाउंड यानी पॉलीमर्स बन पाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है पॉलीमर्स बनने का, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और इस प्रोसेस के बेसिस पे भी इसको अलग अलग कैटेगरी में या इनके सोर्स के बेसिस पे या इनके फॉर्मेशन के क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जरा हम उस कैटेगरी को चेक करते हैं कि किस किस कैटेगरी में और किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर जहां से इनको प्राप्त किया जाता है या जहां ये पाए मिलते हैं, उस बेसिस पे नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर जो हुआ वो डायरेक्ट हमको कहां से मिलेगा, ये डायरेक्ट हमको नेचर से मिलेगा, या तो प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले। तो ये नेचुरल पॉलीमर हमको डायरेक्ट वहां से मिलेगा। तो इसमें प्रोटीन हो सकता है एग्जाम्पल, इसके सेलुलोज एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है, रेक्सिन हो सकता है, रबर्स, रॉ रबर्स हो सकता है, वल्केनाइज रबर नहीं, रॉ रबर हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे, नेचुरल, डायरेक्टली ऑब्टेनेड फ्रॉम द natural things, that is either they are obtained from the plant या from animal। नेक्स्ट जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो होंगे ये क्या होता है कि इनको जो है मॉडिफाई किया जाता है, इनको जो है मॉडिफाई किया जाता है। जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनको मॉडिफाई करके इनको एक प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इनको सेमी सिंथेटिक, यानी ये पूरी की पूरी तरीके से हम लोग किसी प्रोसेस के थ्रू इसको डेवलप नहीं करते, इसमें कोई वैसा ग्रुप जोड़ के इनके प्रॉपर्टी को जो चेंज किया जाता है या डिजायर्ड लेवल तक इसके प्रॉपर्टी को अपडेट किया जाता है। तो उस तरह के पॉलीमर्स को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है ये कंप्लीटली आपको मैन मेड होता है और इसको डिफरेंट केमिकल मीन्स या केमिकल कॉम्बिनेशन से डेवलप किया जाता है। ठीक, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर, ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं उसके स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, चेन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, एक जो होगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, दूसरा जो होगा वो क्रॉस लिंक कंपाउंड होगा, दूसरा जो होगा ब्रांच होगा, और तीसरा जो होगा क्रॉस लिंक होगा। जैसे देखिए जो ज्वाइनिंग है, मोनोमर्स है, मान लीजिए ए एक मोनोमर्स है, तो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से।
ठीक है। दूसरा जो है उसमें जो मोनोमर्स है उसमें कोई ना कोई ब्रांच लगा हुआ है, इस तरीके से उसमें ब्रांचिंग है। और तीसरा जो है क्रॉस लिंक जो है, ये आपको जो बता रहा है, जैसे ये देखिए दो पैरेलल इसके स्ट्रक्चर हो गए और ये आपस में इस तरीके से कंबाइन रहे, इस तरीके। इसमें क्या था, सेकंड वाले में ये स्ट्रक्चर था, इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग लगे हुए हैं। फर्स्ट वाले में क्या था, बस केवल स्ट्रेट ब्रांचिंग। तो फर्स्ट वाला लीनियर पॉलीमर, सेकंड ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच एंड पॉलीमर, और थर्ड हो गया क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ये एकदम नेटवर्क की तरह, जाल की तरह भी लग रहा है। ये लग रहा है कि जैसे एक ट्री ऊपर की तरह ब्रांचेज, ट्री में ब्रांचेज होते हैं छोटे छोटे, उस ब्रांचिंग की तरह है, और ये एकदम स्ट्रेट लीनियर एक लाइन पे ऐसे दिख रहा है। समझे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। उसके बाद जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी उनका पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ है, पॉलीमर जो है वो बने कैसे हैं। या तो वो एडिशन से पॉलीमर्स बने हैं, या चेन एडिशन को ही हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके बीच उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी एक मोनोमर्स आपस में जो अटैच होंगे, वो किसी ना किसी मतलब अट्रैक्शन फोर्स के कारण, जैसे आयनिक अट्रैक्शन हो सकता है, एनायन अट्रैक्शन हो सकता है, कैटायन अट्रैक्शन हो सकता है, या रेफ्री या रेडिकल अट्रैक्शन हो सकता है। यानी उनके बीच में जो लास्ट के दोनों जो चेन, जो लास्ट का जो एलिमेंट होगा, वहां पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप होगा, और उस चार्ज के कारण जो अगला जो मोनोमर होगा वो इससे अटैच होगा। जैसे मान लीजिए माइनस है, माइनस जनरेट होता है, तो दूसरे पे ऑटोमेटिक प्लस जनरेट होगा, और ये क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जब एनायनिक होगा तो वहां पे निगेटिव जनरेट होगा, जब एनायनिक होगा तो वहां पे पॉजिटिव जनरेट होगा, कैटायनिक होगा तो वहां पे इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव या रेडिकल के कारण वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। तो वो कहलाता है कि आपका एडिशन पॉलीमर, यानी चार्ज होने के कारण जो मोनोमर है, वो चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चला गया। समझे इसको? एडिशन पॉलीमर, ये सब एडिशन पॉलीमर्स हैं जो आपको अभी लिस्ट पे दिख रहा है। और ये जो पॉलीमर्स का नाम दिया हुआ है, मोनोमर्स दिया हुआ है, और उसका कहाँ एप्लीकेशन होता है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, वो दिया हुआ है। अगर ये हो गया हो तो बताइए, और नीचे वो करते हैं। तो ये सब एडिशन पॉलीमर है जो हम पीवीसी वगैरह जो यूटिलाइज करते हैं। जो टेफ्लॉन टेप वगैरह जो यूटिलाइज करते हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे, हाँ, थोड़ा ऊपर करेंगे। थोड़ा ऊपर, थैंक यू। पीडीएफ वगैरह नहीं आ रहा हम लोग को। क्या नहीं आ रहा? यस सर, पीडीएफ पीडीएफ से नहीं आ रहा है। ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है मेरा। डिस्प्ले नहीं आ नहीं, रहा है, पीडीएफ, पीडीएफ बोल रहे हैं सर। पीडीएफ तो कोई कुछ भेज ही नहीं रहा है। पीडीएफ नहीं आ रहा है। पीडीएफ अभी जो नहीं हम तो भेजे हैं, अभी इससे पहले जो लेसन पढ़ा रहे थे, अभी इससे पहले लुब्रिकेंट का नहीं मिला है। कहाँ आ रहा है सर? लुब्रिकेंट का हम ये ट्यूसडे को ही भेजे हैं। ठीक है, पता करते हैं। ये एनएस वाले को तो शायद मिल गया होगा। स्टूडेंट तो पहले ज्वाइन ही नहीं होता है सर, 2-4 स्टूडेंट होता है।
तो सबको एनएस वाले कौन, उनको मिला होगा जरूर। क्योंकि एनएस वाले का तो हमको वो आया था मैसेज, उसमें सर। से एक और दो आदमी। टीचर चेंज कैसे हो गया सर? सोमनाथ सर पढ़ा रहे थे, अब जो सर आ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, नहीं देखिए अब वो प्रोसेस है कि कोई अगर किसी को कोई वर्क पड़ जाए, कोई छुट्टी पे वगैरह चला जाए, तो हमको तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ सर, पर कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोई एक क्वेश्चन धीरे धीरे पूरा, और मतलब कुछ ठीक से नहीं आ रहा है समझ में, क्या बता रहे हैं नहीं बता कुछ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है, क्या क्या हम्म, बोल रहा है। मतलब पहले जो पढ़े थे वो भी भूल जाएंगे ऐसे तो। नहीं तो अगर देखिए प्रॉब्लम है तो सर को बताइए जब क्लास में ही है तो। आपको जहां भी प्रॉब्लम हो ना आप सर को बताइए, हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारा मेन ही काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, और खासकर जो पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने से जो प्रॉब्लम है उस चीज को खासकर सॉल्व करने के लिए। बाकी और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है कि अलग अलग टाइप का, लेकिन ये जो हमारा एजुकेटिव प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसको हमको मान लीजिए समझ में नहीं आया टॉपिक, ये चीज सर हमको जो एक्स्ट्रा भी है या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसको हमको पढ़ा दीजिए, तो उन सब चीजों का अलग, वो सब चीजों का वो है, ये हमारे मतलब लिमिट में है कि हाँ हम इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। फिर आगे फिर आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।